काली गोरी लड़की को मिला जादुई मेकअप किट। एक समय की बात है, रवि अपनी पत्नी वर्षा और बेटी पीहू के साथ रहा करता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था और उनके परिवार में एक खुशी और आने वाली थी। रवि और वर्षा को पता चलता है कि वर्षा गर्भवती है और कुछ ही महीनों में वो अपनी दूसरी संतान को जन्म देने वाली है। इस खबर को सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका रवि और वर्षा को बेसब्री से इंतजार था। वर्षा हॉस्पिटल में एडमिट होती ही है कि तभी रवि को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वहां से निकलना पड़ता है। यहाँ वर्षा एक लड़की को जन्म देती है और फिर वर्षा को जब होश आता है तब वो नर्स से पूछती है, नर्स, मेरे पति रवि कहाँ हैं? वो तो पूरी रात मेरे साथ यहीं रुके हुए थे ना, पर अब वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नर्स थोड़ी देर शांत रहती है जिसके बाद वर्षा फिर से पूछती है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और से पूछ लूंगी, पर कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, पर कल आपके पति अर्जुन किसी काम के लिए यहाँ से निकल गए थे और अभी हमें खबर मिली कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर वर्षा के तो मानो होश उड़ जाते हैं। इसके बाद नर्स वर्षा की बेटी को उसके गोद में लाकर दे देती है। अपनी बेटी की शक्ल देखकर वर्षा कहती है, ये इतनी काली और बदसूरत क्यों है? मेरी बेटी पीहू तो इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत है। इसने आते ही हमारे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। खुद तो काली है ही और हमारे जीवन में भी कालीमा लेकर आई है। आते ही मेरे पति को खा गई। नर्स, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। वर्षा के लिए अपने पति को खोना एक बहुत ही बड़ा गम था और शायद उस गम का वो सारा बोझ अपनी छोटी सी बेटी पर डाल देती है और उस दिन से वो उससे नफरत करने लगती है। यहाँ तक कि वर्षा उसका नामकरण भी नहीं करवाती। उसका नामकरण का जिम्मा भी उसकी चाची ही लेती है और उसका नाम मीनाक्षी रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है, पीहू और मीनाक्षी बड़ी हो जाती है, परंतु मीनाक्षी के लिए वर्षा की नफरत बिल्कुल भी कम नहीं होती। उसे अभी भी यही लगता था कि मीनाक्षी के मनुष्य चेहरे और रंग की वजह से ही उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए वो अपना सारा प्यार पीहू पर ही लुटाती थी। पीहू को भी मीनाक्षी उसके रंग रूप की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। बेचारी मीनाक्षी बिना अपनी माँ और बहन का प्यार मिले ही बड़ी हुई थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ के ताने और बहन की बातें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी पीहू के अलमारी में से उसकी ड्रेस निकालकर पहन लेती है। पीहू जैसे ही मीनाक्षी को अपने ड्रेस में देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई काली कलूटी, मेरी इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस पहनने की? तुझे कहा है ना मैंने, मेरे कपड़े, मेरे सामान, मेरे मेकअप, इन सब चीजों से दूर रहा कर, और फिर भी तूने इतनी हिम्मत की और मेरी ड्रेस पहन ली। मैं जानती हूँ दीदी, इसलिए मैं आपके सामान को हाथ नहीं लगाती, पर आज मेरे कॉलेज में एनुअल पार्टी है और मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। माँ केवल अच्छे अच्छे ड्रेस आपको ही दिलवाती है। मुझे तो आपके फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में से ये ड्रेस निकाली है। तेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है तो माँ तुझे नई ड्रेस क्यों दिलाएगी? तू है ही मनहूस। उन दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ पर वर्षा आ जाती है। क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो दोनों? पीहू सारी बात वर्षा को बताती है, जिसके बाद वर्षा कहती है, मीनाक्षी, तुझे मैंने कहा है ना कि अपनी बड़ी बहन की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी एक बात नहीं सुननी होती है। तुझे अपनी मन की ही करनी होती है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में तूने इस घर में जन्म लिया था। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तू इस घर में आई। ऐसा कहकर वर्षा वहाँ से चली जाती है, परंतु बेचारी मीनाक्षी उदास हो जाती है और पीहू की ड्रेस उसे वापस करके अपने पुराने कपड़ों में ही कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन जब मीनाक्षी कॉलेज से आ रही होती है कि तभी उसे एक चिड़िया घायल हालत में मिलती है। मीनाक्षी उस चिड़िया को लेकर घर आ जाती है और उसका अच्छे से मरहम पट्टी कर देती है।
जब जब पीहू मीनाक्षी के कमरे में उस चिड़िया को देखती तो वो गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, तुझे मैं इस घर में रहने दे रही है, ये क्या कम है कि तू बाहर के जानवरों को भी घर ला रही है? दीदी जानवर नहीं पक्षी है। हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर अभी माँ को बता दिया ना कि इस चिड़िया के साथ साथ तुझे भी इस चिड़िया के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। प्लीज दी ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरी अलमारी में जो पीला वाला गाउन पड़ा है उसे अच्छे से इस्त्री कर दे। मुझे और माँ को आज शादी में जाना है, इसलिए मुझे वो पहनना है। काम समय से पहले हो जाना चाहिए, समझी? मीनाक्षी जानती थी कि वो चिड़िया अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो चुपचाप पीहू की बात मानकर उसका सारा काम कर देती है। इसके बाद वर्षा और पीहू शादी में जाने लगते हैं। मीनाक्षी भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन वर्षा उसे खरी खोटी सुनाकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। कमरे में आकर मीनाक्षी नम आंखों से कहती है, हे भगवान, मेरी क्या गलती है कि मेरा रंग रूप ऐसा है, और माँ को ऐसा क्यों लगता है कि पापा की मृत्यु का कारण मैं हूँ? अरे मौत तो हर किसी की निश्चित होती है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि मेरे पैदा होते ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। ऐसा कहकर मीनाक्षी रोने लगती है कि तभी वो चिड़िया परी के रूप में बदल जाती है और मीनाक्षी से कहती है, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली है वर्षा, और तुम्हारे बारे में पता भी लगा लिया है कि किस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ सलूक करती है। मेरा विश्वास मानो, तुम्हारे पिता की मृत्यु में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। उसका इस्तेमाल करते ही तुम परियों जैसी खूबसूरत हो जाओगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम अमावस की रात को 12 बजे बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी खूबसूरती वापस से बदसूरती में बदल जाएगी। ऐसा कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मेकअप किट प्रकट हो जाती है। मीनाक्षी वो मेकअप किट यूज करती है और उसे यूज करते ही वो अत्यंत खूबसूरत हो जाती है। पर ये सब दरवाजे के पीछे छिपी पीहू देख लेती है और फिर मीनाक्षी के कमरे में आकर कहती है, देख मीनाक्षी, मैंने तुझे इस चिड़िया को घर पर रहने की इजाजत दी और ये बात माँ से भी छुपा कर रखी। अब मुझे भी एक मेकअप किट चाहिए जो मुझे और भी अच्छा सुंदर बना दे। अपनी इस परी से कहकर मुझे भी एक मेकअप किट दिलवा दे। परी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी मीनाक्षी हाथ जोड़कर पीहू की तरफ से माफी मांग लेती है और परी को एक और मेकअप किट देने की विनती करती है। परी मीनाक्षी की बात मानकर पीहू को भी एक मेकअप किट दे देती है, जिसे लेकर पीहू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन जैसे ही वर्षा सुबह उठकर मीनाक्षी को देखती है तो वो हैरान ही रह जाती है। ये सब कैसे हुआ? तू तो इतनी काली और बदसूरत थी, फिर तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद मीनाक्षी सारी कहानी वर्षा को बताती है। ये सब सुनकर वर्षा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अचानक रात के समय वर्षा के सीने में दर्द होता है और वो पीहू से कहती है, पीहू, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। सांसें भी एकदम अटक सी रही हैं। तू जल्दी से एक काम कर, एम्बुलेंस बुला ले। मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटी। पीहू को परी की बताई हुई वो अमावस वाली बात याद आती है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। परंतु मीनाक्षी जैसे ही अपनी माँ की हालत देखती है, वो न आव देखती है न ताव, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जैसे ही वर्षा को होश आता है तो वो अपने पास मीनाक्षी को पाती है, पर मीनाक्षी अब पहले जैसे ही काली और बदसूरत हो गई थी, जिसे देखकर वर्षा कहती है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, फिर अब दोबारा से ऐसी कैसी हो गई? इसके बाद मीनाक्षी परी की बताई हुई सारी बात वर्षा को बताती है। वर्षा जब ये सारी बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल पश्चाताप से भर जाता है, जिसके बाद वो कहती है,
मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु का सारा बोझ तुम पर डाल दिया। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी संतान खूबसूरत हो और तुम पैदा हो गई। उसके बाद तुम्हारे पिता के साथ वो हादसा हो गया। इस सब का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया, जबकि तुम तो एक छोटी सी बच्ची थी। और आज तुमने अपनी खूबसूरती और अपनी माँ के बीच में अपनी माँ को चुना। सच में तुम महान हो और तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी लूजर। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ ऐसे समय में पापा का चले जाना आपके लिए बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे पीहू दी की तरह प्यार करें। मीनाक्षी की ये बात सुनकर वर्षा उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी के बीच की नफरत की दीवार टूट जाती है। थोड़ी ही देर में वर्षा घर आ जाती है। धीरे धीरे वर्षा पीहू को भी समझाती है और पीहू को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तीनों माँ बेटी हंसी खुशी एक जीवन व्यतीत करने लगती है। समझदार काली लड़की। राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। राधिका दिखने में काली थी, जिसकी वजह से उसके गांव की लड़कियां उसका बहुत मजाक बनाती थी। राधिका की माँ निर्मला नौकरानी का काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा चलाती थी। राधिका को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पैसे ना हो पाने की वजह से राधिका पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती थी। एक दिन निर्मला राधिका को अपने साथ वहाँ लेकर जाती है जहाँ वो झाड़ू पोछा का काम करती थी। निर्मला की मालकिन राधिका को देखकर बोलती है, अरे निर्मला, तुम अपनी बेटी को लेकर क्यों आई हो? ये स्कूल नहीं जाती है क्या? मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हम जैसे तैसे करके अपना पेट भर पाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? मैं भी चाहती हूँ कि राधिका स्कूल जाए, लेकिन पैसे ना हो पाने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तो और सब इसके काले रंग का मजाक भी बहुत बनाते हैं। नहीं निर्मला, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। मैं तो कहती हूँ इसे स्कूल जरूर जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं इसके स्कूल की फीस भर दिया करूँगी। अब तुम कल ही इसका स्कूल में एडमिशन करवा दो। अपनी मालकिन की बात सुनकर निर्मला बहुत खुश होती है। अगले दिन निर्मला अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है। 2 दिन बाद से राधिका स्कूल जाना शुरू कर देती है। आज राधिका का पहला दिन था और वो अपने क्लास में देखती है कि सभी बच्चे बहुत अमीर और खूबसूरत है। उस स्कूल में राधिका ही सबसे गरीब और काली लड़की थी। तभी उसके क्लास की एक लड़की कहती है, देखो तो ये नई लड़की कितनी काली और गरीब लग रही है। स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहन ली, लेकिन पैरों में चप्पल पहन कर आई है। सुन लड़की, तुझे पता नहीं है क्या, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ जूते भी पहनने होते हैं। इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो करवा लिया, लेकिन मैनर्स बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ के पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि थोड़े दिनों बाद दिला देगी। जूते हो या चप्पल, क्या फर्क पड़ता है? या तो हम पढ़ाई करने आते हैं। फर्क पड़ता है, क्योंकि स्कूल का एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है और सब वही पहन कर आते हैं। इस बार राधिका शिवांगी के बातों का कोई जवाब नहीं देती है और अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। क्लास के सभी बच्चे राधिका का बहुत मजाक बना रहे थे, लेकिन राधिका किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। राधिका के स्कूल में एक नैना मैम थी, जो स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाती थी। क्लास के सारे बच्चे नैना मैम के पास ही ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन नैना मैम राधिका से कहती है, राधिका, तुम मेरे ट्यूशन में कब एडमिशन लोगी? सभी बच्चे मेरे ट्यूशन में ही पढ़ते हैं, इसलिए शाम को तुम अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ जाना। इतना बोलकर नैना मैम वहाँ से चली जाती है। मैम के जाने के बाद राधिका साथ बैठी लड़की से पूछती है, सुनो मीरा, ये ट्यूशन क्या होता है? मुझे तो ट्यूशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने नैना मैम से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए तुम बता दो। तभी पीछे से शिवांगी बोलती है, देखो तो इस गरीब काली कलूटी को, इसे तो ट्यूशन का मतलब भी नहीं पता। अरे गधी, ट्यूशन में भी पढ़ाई होती है, लेकिन तुझे कैसे पता होगा? तू तो एक गरीब लड़की है, लेकिन तू अमीर हो या गरीब, तुझे नैना मैम से ट्यूशन पढ़ना ही होगा। नहीं, मेरे स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, इसलिए मुझे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल के बाद ही पढ़ाई घर पर कर लूंगी, फिर मुझे ट्यूशन जाने की क्या जरूरत? अगर तूने नैना मैम से ट्यूशन की क्लास नहीं ली और शाम को अपनी मम्मी को नैना मैम के घर लेकर नहीं गई, तो इसका नतीजा तुझे कल ही पता चल जाएगा।
थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राधिका घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद निर्मला बोलती है, अरे इस ट्यूशन के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को हम नैना मैम के घर जाकर देखेंगे। उसके बाद उसी दिन शाम को राधिका और निर्मला नैना मैम के घर जाती हैं। नैना मैम निर्मला से कहती है, निर्मला जी, ट्यूशन फीस 1500 रुपए है और आपको एडवांस फीस देनी होगी। लेकिन मैम, मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल की फीस तो जैसे तैसे हो जाती है, लेकिन ट्यूशन फीस नहीं हो पाएगी। अगर आप ट्यूशन की फीस कम कर देंगी तो सही रहेगा। देखिए, आपके घर की आर्थिक हालत कुछ भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लास के सारे बच्चे मेरे पास ही ट्यूशन पढ़ते हैं, इसलिए आपकी बेटी क्लास से अलग तो नहीं है। राधिका को भी मेरे से ट्यूशन लेना ही होगा, चाहे कितनी भी फीस हो। निर्मला अपनी मालकिन के घर जाती है और उनसे ट्यूशन की फीस लेकर आती है। उसके बाद निर्मला 1500 रुपए नैना मैम को दे देती है। उस दिन से राधिका नैना मैम के पास ट्यूशन जाने लगती है। 2 महीने निकल जाते हैं और निर्मला के पास ट्यूशन की फीस नहीं होती है, इसलिए निर्मला ट्यूशन की फीस नहीं दे पाती है। नैना मैम ट्यूशन में राधिका को बोलती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रही हूँ क्या? फीस के लिए बोलते बोलते पूरे 2 महीने निकल गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक मुझे फीस नहीं दी है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे घर की सारी सफाई करो और फिर मेरे सारे कपड़े भी धोना। लेकिन मैम, मैंने आज तक कभी भी इतना सारा काम नहीं किया है। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है। वैसे भी मेरी माँ ने आपको पहले ही कह दिया था कि ट्यूशन की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो मुझे जैसे तैसे करके स्कूल भेज रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने मेरे ट्यूशन में पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें स्कूल में फेल कर दूंगी। मैम, आपने यहाँ सभी बच्चों को डरा कर रखा है कि अगर कोई आपसे नहीं पढ़ेगा तो आप उसे स्कूल में फेल कर दोगी। मुझे आपके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया है। एक टीचर को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर राधिका अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, नैना मैम बहुत बुरी है। वो बच्चों को डरा धमकाकर जबरदस्ती अपने पास ट्यूशन पढ़ने के लिए बोलती है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि भला एक टीचर भी ऐसा हो सकता है। और तो और अगर ट्यूशन फीस नहीं दी तो कहती है कि स्कूल में फेल कर देगी। तुम डरो मत राधिका, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता है। जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी उस दिन मैं बचे हुए 2 महीने की ट्यूशन फीस जमा करवा दूंगी। अब तुम जाओ और अपने एग्जाम की तैयारी करो। राधिका अपनी माँ की बात समझ जाती है और मन लगाकर अपने परीक्षा की तैयारी करने लगती है। कुछ दिनों बाद राधिका के एग्जाम आ जाते हैं और उसके सारे पेपर बहुत अच्छा जाता है। 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट देखकर राधिका हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मैं तो सारे सब्जेक्ट में फेल हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और मेरे सारे पेपर भी बहुत अच्छे गए थे, फिर मैं फेल कैसे हो सकती हूँ? मैं अभी नैना मैम से जाकर बात करती हूँ। इतना सोचकर राधिका नैना मैम के पास जाती है और उनसे कहती है, मैम, मैं सारे सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकती हूँ? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ पैसों के लिए आपने मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। उस दिन तूने मेरी बातों को हल्के में लिया था क्या? उस दिन बहुत कुछ बोल कर गई थी ना तू मुझे, इसलिए तुझे सजा मिली है। तभी पीछे खड़ी होकर प्रिंसिपल मैम सारी बातें सुन रही होती है। प्रिंसिपल मैम गुस्से से आती है और कहती है, नैना, ये सब तुम क्या कर रही हो? चंद पैसों के लिए तुमने एक बच्चे को फेल कर दिया। मेरी स्कूल में तुम्हारे जैसे टीचर के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मैम, अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। नहीं, तुम अभी कभी मेरे स्कूल से चली जाओ। पता नहीं आज तक तुमने कितने बच्चों को फेल करके उनका साल बर्बाद किया होगा। अब मैं अपने स्कूल में ये सब और नहीं होने दूंगी। इस तरह प्रिंसिपल मैम नैना मैम को स्कूल से निकाल देती है। ये सब देखकर क्लास की सभी लड़कियां बहुत खुश होती है। तभी शिवांगी राधिका के पास जाती है और बोलती है, आई एम सो सॉरी राधिका, हमने गरीब और काली समझकर तेरा बहुत मजाक बनाया है, लेकिन असल में तो तू सबसे ज्यादा समझदार है। तूने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से नैना मैम जैसी टीचर को स्कूल से बाहर निकलवा दिया। अब हमें भी उनके ट्यूशन नहीं जाना होगा। उस दिन क्लास की सभी लड़कियां एक एक करके राधिका से माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मैम आती है और राधिका को उसका असली रिजल्ट देती है, जिसमें राधिका देखती है कि उसने अपने स्कूल में टॉप किया है। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और राधिका मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। जादुई नदी की जादुई ड्रेस। एक समय की बात है, भोपाल नाम के एक शहर में मोहिनी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी।
मोहिनी का परिवार एक बहुत ही सभ्य परिवार था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे लोग खुशी खुशी रहा करते थे, अच्छे घर में रहते थे, अच्छा खाना खाते थे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे और हर वेकेशन पर बाहर घूमने भी जाया करते थे। ऐसी ही एक वेकेशन पर वे लोग घूमने गए थे, जहां मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही समय की मेहमान थी, क्योंकि मोहिनी और उसके माता पिता जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उसमें अचानक आग लग जाती है, जिससे वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में लगी आग में बहुत सारे लोगों के साथ साथ मोहिनी के माता पिता भी जल जाते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आग को बुझाने वाले किसी तरह से मोहिनी को बचा लेते हैं, लेकिन इस हादसे में मोहिनी अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। मोहिनी के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उनके रिश्तेदार मोहिनी के जरिए उसके माता पिता की प्रॉपर्टी हथियाने की साजिश में लग जाते हैं। इसलिए मोहिनी की एक चाची मोहिनी से कहती है, मोहिनी बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता चले गए तो क्या हुआ, हम तो जिंदा है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम अपने चाचा और चाचे के साथ रहोगी। ठीक है चाची जी। मोहिनी के चाचा और चाची दोनों मिलकर मोहिनी के माता पिता की प्रॉपर्टी हथियाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, 1 रुपया तक हाथ नहीं आया, बल्कि अपना पैसा और चला गया। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे लगा था मेरा भाई कुछ न कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम करके गया होगा, या तो उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदार यानी कि हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो सारी प्रॉपर्टी गरीब और अनाथों के नाम पर कर रखी है। अब हमारे हाथ में 1 फुटी कौड़ी भी नहीं आएगी। सत्यानाश हो, मतलब हम इतने दिनों से जो पागलों की तरह फिर रहे थे और इस मोहिनी के बच्चे को ठाट बाट से रख रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है? इस मोहिनी का इसे मुफ्त की रोटियां तो यहाँ बैठा कर खिला नहीं सकते। अब तुम ही देख लो इसका क्या करना है। ऐसा कहकर मोहिनी के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोहिनी की चाची मन ही मन सोचती है और कहती है, चलो कोई नहीं, प्रॉपर्टी ना सही तो जिंदगी भर के नौकरानी ही सही। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। पहले तो मोहिनी की चाची उसे बड़े प्यार से रखती थी, लेकिन जब से उसे प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है तो उसका व्यवहार मोहिनी के प्रति बदलने लगता है। धीरे धीरे वो मोहिनी को अपने साथ घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहती है और फिर सारे काम का बोझ मोहिनी पर ही डाल देती है। यहाँ तक कि मोहिनी की चाची की बेटी का भी काम मोहिनी ही करने लगती है। उसके कपड़े धोना, उसका स्कूल बैग रेडी करना, उसके कमरे का ध्यान रखना, इन सब की जिम्मेदारी मोहिनी की ही थी। जब इन सब चीजों से मोहिनी की चाची का पेट नहीं भरता तो वो मोहिनी का स्कूल भी छुड़वा देती है। बेचारी मोहिनी अपनी चाची के इस व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, इसलिए वो अपनी चाची के घर के सामने वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती थी और अपने मन का सारा दुख रो कर निकाल लिया करती। ऐसे ही एक दिन, क्या करूं भगवान, समझ नहीं आता। आपने जो पहले मुझे जिंदगी दी थी उसके लिए आपका धन्यवाद करूं, या अब जो जिंदगी आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए मैं आपसे शिकायत करूं। लोग परायों पर कैसे ही विश्वास करेंगे जब अपने ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैंने सोचा था चाची जी मुझे माँ की तरह प्यार करेंगी, पर माँ तो छोड़ो, ये तो मुझे एक नौकरानी समझती हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? ऐसा कहकर मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपना मन हल्का करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, रुको मोहिनी। मोहिनी पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन फिर से आवाज आती है, रुको मोहिनी, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। अब जब मोहिनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नदी की है। मोहिनी, जब जब तुम यहाँ आती हो और अपना दुख प्रकट करती हो, मुझे तुम पर बहुत ही दया आती है और ये सुनकर और बुरा लगता है कि तुम्हारे दुख सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारी बातें भी सुनूंगी। अरे
तुम तो एक नदी हो, फिर तुम बोल कैसे सकती हो? मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ और जादू भी कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा कर देख लो। अच्छा ठीक है। वैसे मेरी चाची ने मुझे बहुत दिनों से ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया है। मैं भूखे पेट ही सारा घर का काम करती हूँ। अगर मुझे पेट भरने के लिए खाना मिल जाए तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। नदी के ऐसा कहती ही मोहिनी के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट और मनमोहक खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, इतना लजीज खाना तो मैंने आखिरी बार अपने माता पिता के साथ ही खाया था। प्रिय नदी, तुमने तो मुझे मेरे माता पिता के होने का एहसास करा दिया। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मोहिनी पेट भरकर खाना खाती है। अब ये सिलसिला जारी रहता है। मोहिनी को जब भी अपने मन की बात करनी होती या फिर किसी भी चीज की मदद होती तो वो बेझिझक जादुई नदी के पास चली जाती और जादुई नदी भी एक सच्ची सहेली की तरह हमेशा मोहिनी की मदद करती। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिनी बड़ी हो जाती है, परंतु मोहिनी की चाची का व्यवहार उसके प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसी ही एक दिन जब मोहिनी नदी के पास बैठकर उससे बातें कर रही होती है कि तभी उसकी चाची उसे आवाज लगाती है, मोहिनी, अरे ओ मोहिनी, कहाँ रह गई? अच्छा जादुई नदी, अब मैं चलती हूँ। चाची आवाज लगा रही हैं, जरूर कुछ काम होगा। मोहिनी भागकर घर में आती है। मोहिनी को देखकर उसकी चाची कहती है, तू बार बार कहाँ चली जाती है? तुझे आवाज मारते रहो लेकिन तुम सुनते ही नहीं है। कुछ नहीं चाची, अब बस वो मैं नदी के पास बैठी थी। वहाँ बैठकर मन को सुकून मिलता है। हाँ, तुझे वहाँ बैठकर सुकून मिलता है और यहाँ मैं गला फाड़ फाड़ कर अपना सुकून खराब करती रहूंगी, है ना? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वैसे आपने मुझे बुलाया किस लिए था? हाँ, तेरी बड़बड़ के चक्कर में मैं तो वो भूल ही गई। अच्छा सुन, आज बाजार जाकर सामान ले आ और एक अच्छा सा खाना तैयार कर जिसमें अलग अलग तरह के पकवान हो और खाने में स्वाद भरपूर हो। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और एक और बात, इस घर को अच्छे से साफ कर दे और हो सके तो सजा भी दे। चाची, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और ना ही किसी का बर्थडे है, फिर ये सब तैयारी किस लिए? तुझे तो बिना रोके टोके कोई काम करना है ही नहीं। पूछ रही है इसलिए बता देती हूँ। मेरी बेटी यानी कि तेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले बहुत ही अमीर है और बहुत ही क्लासी लोग हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ उनके सामने हर चीज टिप टॉप हो। और हाँ सुन, सारा काम खत्म होने के बाद अपनी बहन की पहनने वाली ड्रेस अच्छे से इस्त्री कर देना। मैं सब कुछ कर दूंगी चाची, लेकिन क्या? मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, बल्कि जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। तो क्या मैं दीदी के कपड़े पहन सकती हूँ? मोहिनी की चाची जानती थी कि मोहिनी उसकी बेटी से दिखने में ज्यादा सुंदर है और लड़के वालों ने अगर मोहिनी को देख लिया तो वो उसकी बेटी को देखेंगे भी नहीं। इसलिए वो गुस्से में मोहिनी से कहती है, तुझे जरूरत भी नहीं है अच्छे से कपड़े पहनने की। लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं, समझी? बेचारी मोहिनी उदास होकर काम में लग जाती है और सारा काम करने के बाद अपनी उदासी लेकर जादुई नदी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये तो तुम्हारी चाची ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ऐसा कहकर जादुई नदी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस प्रकट करती है और मोहिनी को देते हुए कहती है, ये लो मोहिनी, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अनमोल है। इसमें मेरी नदी के सीप और मोती लगे हैं। इसे पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। इसके बाद मोहिनी वापस घर आ जाती है। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। लड़के वाले जैसे ही खाना शुरू करते हैं, वो खाने की तारीफ करते रुकते नहीं हैं और तभी लड़का बोल पड़ता है, क्या बात है, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच कह रहा हूँ, जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथ में जादू है। क्या मैं जान सकता हूँ ये खाना किसने बनाया है? मोहिनी बहुत ही भोली थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी चाची उसे खाना बनवाकर अपनी बेटी का नाम लेने वाली है। इसलिए लड़के के पूछने पर भोली मोहिनी रसोई से बाहर आकर कहती है, ये खाना मैंने बनाया है।
आप लोगों को पसंद आया, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको और कुछ खाना है तो वो भी बता दीजिए, मैं अभी बना दूंगी। मोहिनी को देखकर वो लड़का मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि मोहिनी जादुई नदी की दी हुई उस ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसके बाद वो लड़का उठता है और कहता है, माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगा। लड़के के परिवार वालों को भी मोहिनी का रंग रूप और उसके गुण बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो मोहिनी को अपने बेटे के लिए चुन लेती हैं। इसके बाद मोहिनी लड़के का हाथ पकड़कर उसे नदी के पास ले जाती है और जादुई नदी से कहती है, जादुई नदी, मैं इस लड़के से शादी करने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना आशीर्वाद दोगी? मोहिनी, तुम पहले भी बहुत अमीर थी, दिल से भी और पैसों से भी, लेकिन एक हादसे ने तुम्हें यहाँ लाकर रख दिया। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई हमेशा बरकरार रही, इसलिए तुम अपनी ऐसी जगह पर वापस जा रही हो। ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर जादुई नदी मोहिनी और उस लड़के को आशीर्वाद देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और मोहिनी उस लड़के के घर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों तथा उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।